स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, इसके बारे में आप अपने रोजाना जीवन में जरूर सुनते होंगे। हमारे डेली जीवन में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को डेंजरस बोलते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट को जोखिम भरा मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत सारा प्रॉफिट कमा कर जाते हैं। अब यहाँ पर आए दिन बहुत सारे स्टॉक मार्केट के बारे में, यानी कि शेयर मार्केट के बारे में हम न्यूज सुनते रहते हैं कि यहाँ पर ये हुआ, उसका ये लॉस हो गया, उसका ये प्रॉफिट हो गया। और बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द भी ये बोलते हैं कि मेरा इतना रुपए का प्रॉफिट हो गया, मैंने कॉल पुट खेला तो मैं यहाँ पे डूब गया, मैंने कॉल पुट खेला तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट पे आ गया। ऐसा बहुत सारे लोग सुनते होंगे। अब यहाँ पर शेयर मार्केट सुनते सुनते आपके दिमाग में एक बंदे की इमेज बन गई होगी। मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ, आप नीचे कमेंट में उसका नाम लिख सकते हो। वेल आई थिंक सो यू गेस्ड इट। उसका नाम है हर्षद मेहता और उनका 1992 वाला स्कैम। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं मालूम है आपको? हर्षद मेहता के बारे में नहीं, बल्कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केतन पारेख के बारे में, जो कि हमारे वीडियो का टॉपिक भी है, यानी कि केतन पारेख स्कैम 2.0। अब यहाँ पर केतन पारेख को हर्षद मेहता का चेला या फिर उसका शिष्य कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, यानी कि गलत नहीं होगा, क्योंकि 1990 के दौरान ये एक गुरु और चेले की जोड़ी थी। अब यहाँ पर इस वीडियो के टाइटल को मैं स्कैम 2.0 का नाम आखिर क्यों दे रहा हूँ, इसी सवाल का जवाब आपको वीडियो में आगे मिलने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पर हुआ यूं था कि अर्ली 2000 में केतन पारेख की कुछ कंपनी, जिन्हें K10 कहा जाता था, यानी कि केतन की 10 कंपनियां, उनके शेयर्स को पंप किया, यानी कि कम प्राइजेस में शेयर्स को खरीद कर शेयर प्राइजेस को मैनिपुलेट करके उनकी प्राइजेस बहुत बढ़ाई। और जो वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर थे, आम इन्वेस्टर थे और कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्हें हाई प्राइजेस पर वो शेयर चिपका दिए गए। और उसी समय केतन क्या किया करता था कि वहाँ पर अपने स्टॉक प्राइजेस से एग्जिट मार लेता था और वो हाई प्रॉफिट कमा लेता था। लेकिन यहाँ पर आपको पता है, जैसे ही ये स्कैम बाहर आता है तो सेबी ने केतन पारेख और बाकी की 24 एंटिटीज पर सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड करने की वजह से, सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने से 14 साल का बैन लगा दिया था। लेकिन जैसे ही 14 साल का बैन खत्म हुआ ना, वैसे ही केतन पारेख अपने पुराने गेम में वापस आ जाते हैं। और इस बार केतन पारेख और उनके कई सारे लोगों पर फ्रंट रनिंग का आरोप लगा था, जिसकी वजह से सेबी ने एक बार फिर से केतन पारेख के ऊपर सिक्योरिटी मार्केट में बैन लगा दिया। और यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, और वो ये सवाल हो सकता है कि फ्रंट रनिंग यहाँ पर क्या है आखिर, और यहाँ पर क्या है आखिर मेरे वीडियो टाइटल का असली वजह। और यहाँ पर आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि कौन कौन से आरोप लगे हैं, किन किन पर लगे हैं, और इस केस से आखिर मोतीलाल और नुआमा का आखिर क्या लेना देना है। ये सभी चीजें आपको वीडियो में आगे पता चलने वाली है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने यहाँ पर वीडियो को स्किप किया तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रह जाओगे, और यहीं से आपको टॉपिक का मतलब भी समझ में आने वाला है मेरी वीडियो का। लेकिन इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले अपना एक लाइक इस वीडियो को जरूर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है हमारी टेक्निकल टीम की। तो चलिए यहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जानते हैं कि ये केस क्या है और इस केस से आखिर कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये एक फ्रंट रनिंग का केस है। फ्रंट रनिंग का मतलब ये है कि जो फ्रंट रनिंग करने वाले लोग हैं ना, उनको एक टिप मिल जाती है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन होने वाला है, यानी कि उस कंपनी में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी, ये सब कंपनी इन्वेस्ट करने को तैयार होती है, यानी कि इन्वेस्ट करने वाली होती है। तो जब यहाँ पर बड़े बड़े ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उस टाइम पर प्राइस में बहुत बड़ा मैनिपुलेशन दिखने को मिलता है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए। वहाँ पर लोग उसका फायदा कैसे उठाते हैं पता है? वो क्या करते हैं कि जैसे ही उनको इस बड़े ट्रांजैक्शन के बारे में टिप मिल जाती है, तो वो ट्रांजैक्शन होने से पहले उस शेयर को खरीद लेते हैं और उसके तुरंत बाद ट्रांजैक्शन के होने का वेट करते हैं। और यहाँ पर ट्रांजैक्शन जैसे ही हो जाता है, शेयर प्राइस में एक इजाफा देखने को मिलता है, और उसके बाद वो पर्टिकुलर आदमी, यानी कि बंच ऑफ पीपल जितने भी ग्रुप में हैं, वो लोग एग्जिट करके पैसा कमा लेते हैं। अब ये सब पूरी तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड मैनेजर ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो एक पर्टिकुलर स्टॉक में 100 करोड़ में इन्वेस्ट करेगा। अब यहाँ पर उसके असिस्टेंट या फिर उसके कंपनी के इनसाइडर को ये इन्फॉर्मेशन एडवांस में मिल जाती है। अब वो असिस्टेंट या फिर इनसाइडर वहाँ पर क्या कर सकता है? वो असिस्टेंट या फिर वो इनसाइडर इस बात का ऐसे फायदा उठाता है कि वो कई बार अपने या फिर किसी जानने वाले के अकाउंट से उस स्टॉक को खरीद लेते हैं। और जब ये 100 करोड़ का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा एक साथ, तो शेयर प्राइस भी यहाँ पर टेम्पररी टाइम के लिए ऊपर चली जाएगी। फिर वो अपने खरीदे हुए शेयर को उस हाईएस्ट प्राइस पर बेचकर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगा। और इसे ही कहते हैं फ्रंट रनिंग, जो कि एक अनएथिकल और इलीगल प्रैक्टिस है। इसमें खास करके एनपीआई यानी कि नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन का यूज किया जाता है, यानी कि ऐसे इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का स्टॉक की प्राइस पर इम्पैक्ट हो सकता है। यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक नहीं है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके कोई भी बंदा स्टॉक के प्राइसेस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। और यहाँ पर रिसेंटली फ्रंट रनिंग के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। और यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल वीरेश जोशी का ही यहाँ पर केस देख लो, जहाँ पर सेबी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड में इस बंदे को पकड़ा था। वीरेश ने यहाँ पर क्या किया था कि ऐसे ही फ्रंट रनिंग करके बहुत सारे इतने सारे पैसे कमा लिए थे। ये बंदा रोज रोज लग्जरी कार्स में घुमा करता था, जैसे कि लैम्बोर्गिनी, ऑडी वगैरह में। अभी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर अभी पुलिस केस चल रही है और ईडी ने उसके घर में छापेमारी भी की है। लेकिन अब यहाँ पर केतन पारेख के केस के बारे में पर्टिकुलरली बात की जाए तो इसमें 22 लोगों का और बहुत सारी कंपनीज का नाम शामिल है। लेकिन इनमें से अगर हम 2 बंदों की बात करें तो उनमें से पहले तो है केतन पारेख, और दूसरा बंदा तो वो है जो इंडिया में रहता भी नहीं है। वो बंदा रहता है सिंगापुर में, और उसका नाम पता है क्या है? रोहित
रोहित सालगावकर। रोहित सालगावकर सिंगापुर की एक कंपनी स्ट्रेट क्रॉसिंग का डायरेक्टर है और इसी व्यक्ति के पास वो एनपीआई अवेलेबल थी जो कि इस स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता था। ये वहाँ पर क्या करता था कि वो इस इन्फॉर्मेशन को लेकर केतन पारिक को पास ऑन कर देता था और ये लोग आखिर कैसे करते हैं इन सभी चीजों को समझते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सालगावकर जी के पास एक बहुत बड़ा क्लाइंट था जहाँ पर सेबी की रिपोर्ट में उस क्लाइंट को नाम दिया गया है बिग क्लाइंट। इसका मतलब है यहाँ पर नाम को रिवील नहीं किया गया था। तो यहाँ पर इस बिग क्लाइंट के 2 ट्रेडर थे जो कि रोहित सालगावकर को जानते थे और जब भी उन्हें किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता था तो वो रोहित सालगावकर को जाकर अप्रोच किया करते थे कि तू हमें बेस्ट प्राइस दिलवा दे। देखो यहाँ पर आप बहुत बड़ी मात्रा में अगर शेयर खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो तो सामने वाला जो खरीदने या बेचने वाला है वो भी जनरली तौर पर एक बड़ा इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर होना चाहिए। और जब भी उनको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता था तो वो रोहित सालगावकर को अप्रोच किया करते थे कि तू हमें कैसे भी करके बेस्ट प्राइस दिलवा दे। तो फिर वहाँ पर रोहित क्या करता था कि उस बड़े क्लाइंट के लिए जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जैसे कि फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड वगैरह उन्हें यहाँ पर ढूंढा करता था। अब यहाँ पर इसमें 2 स्टॉक ब्रोकरिंग या फिर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज का भी नाम सामने आया है। पहला है यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल और दूसरा है मोआबा वेल्थ। अब यहाँ पर रोहित सालगावकर और इन 2 ब्रोकर के बीच डील हुई थी और वो डील ये थी कि रोहित सालगावकर जो उनका बिग क्लाइंट था उसके ट्रेड्स को हमारे ब्रोकरेज हाउसेस से एग्जीक्यूट करवाए, जिसके बदले में रोहित सालगावकर को टोटल जितना भी ब्रोकरेज मिलेगा उतना ही उन ब्रोकरेज हाउसेस को उसका 75% अकेले रोहित सालगावकर को मिल जाएगा। अब यहाँ पर सेबी की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि जनवरी 2021 से लेकर 28 जून 2023 के दौरान रोहित सालगावकर को कुल मिलाकर 27 करोड़ का ब्रोकरेज मात्र इन 2 ब्रोकरेज हाउसेस से मिला था। फिर यहाँ पर रोहित और भी ढूंढ रहा था कि किस तरीके से वो और भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सके इस चीज से, क्योंकि यहाँ पर रोहित को सारी चीजें पता थी। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा क्लाइंट मेरे पास है, वो कौन सा स्टॉक खरीदने वाला है, कब खरीदने वाला है, क्यों खरीदने वाला है, कैसे खरीदने वाला है। अब रोहित ने यहाँ पर सोचा कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास है तो क्यों ना फ्रंट रनिंग करके बहुत सारे और पैसे कमाए जाए। यानी कि वहाँ पर वो लालची हो गया था, ग्रीडी हो गया था। लेकिन उसके मन में ये भी सोच थी अगर खुद मैं करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, मेरे पिछवाड़े में डंडे पड़ेंगे। तो यहाँ पर उसने ऐसा सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे एक्सपर्ट को यहाँ पर आउटसोर्स किया जाए जो मेरी इन्फॉर्मेशन के बदौलत यानी कि रोहित की इन्फॉर्मेशन के बदौलत सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर सके और उसके बदले में रोहित को बिना कुछ किए यानी कि आराम करते हुए सिंगापुर में बैठे बैठे इन सभी कामों का एक कट मिल सके। अब यहाँ पर रोहित ने अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को ढूंढा जो कि इस पर्टिकुलर खेल में काफी ज्यादा माहिर थे और इसने यहाँ पर एक ऐसे एक्सपर्ट को पकड़ा जिसका नाम है मिस्टर जैक, यानी कि मेरा मतलब है केतन विनय चंद्रक पारेख। जब यहाँ पर सेबी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्होंने केतन पारेख के कुछ ऑफिसेस और घरों को सील कर दिया था और छापेमारी के दौरान उनको ये पता चला कि जनरली एक आदमी 1 या 2 सिम कार्ड यूज करता है, लेकिन केतन पारेख यहाँ पर पता है कितने सिम कार्ड यूज कर रहा था, वो यूज कर रहा था 10 सिम कार्ड। यानी कि यहाँ पर मतलब ये था कि केतन पारेख लगातार अपना सिम कार्ड बदलते रहता था डेली बेसिस पर ताकि उसको कोई भी कभी भी ना पकड़ सके। और ये सारे के सारे दूसरे लोग जो इस स्कैम में इन्वॉल्व थे उनके मोबाइल में केतन अपना नंबर जैक, बॉस, जिल कुछ ऐसे सिंप्लीफाइड नामों के तौर पर सेव करके रखता था। इस रिसर्च के दौरान हमें केतन पारेख का एक नंबर मिला जिसको आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, जहाँ पर ट्रू कॉलर के ऊपर केतन का ये नंबर बॉस नाम से सेव है। लेकिन रोहित सालगावकर के पास जब भी किसी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आती तो वो केतन पारेख के पास उस इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर देता। केतन पारेख इस इन्फॉर्मेशन को अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें बहुत सारे अलग अलग लोग शामिल थे उसमें फॉरवर्ड कर देता और इन तीनों ग्रुप में जो लोग हैं वो अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए कोई बड़े ऑर्डर होने से पहले ही अपनी पोजीशन उस स्टॉक पे ले लेते थे। अब इन 3 ग्रुप में कौन कौन लोग थे सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन लोगों के बारे में भी बताया। अब यहाँ पर स्क्रीन पर जो नाम आप देख सकते हो ये सारे के सारे लोग उस स्कैम में शामिल थे और जो तीसरा ग्रुप था उसमें अशोक पोद्दार भी शामिल था। बहुत सारे लोग को यहाँ पर ये पता होगा कि अशोक पोद्दार केतन पारेख का एक बहुत पुराना फ्रेंड है, दोस्त है और ये दोनों दोस्त साथ मिलकर स्कैम किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर अशोक पोद्दार भी पहले केतन पारेख के स्कैम में शामिल था जिसके बाद सेबी ने उसके ऊपर सिक्योरिटी मार्केट से बैन लगा दिया था और उसने यहाँ पर एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला था। पता है आपको वो क्या करता था कि उसका एक बेटा था रचित और यहाँ पर अशोक पोद्दार रचित के अकाउंट से ट्रेड किया करता था। अब इस पूरे के पूरे स्कैम में बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट का यूज हुआ है और इन सारे के सारे अकाउंट्स के जरिए फ्रंट रनिंग करके कितना पैसा कमाया गया है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी ये यहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर इक्विटी सेगमेंट की अगर बात करें तो इस अकाउंट से 13.5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया गया है, जिसमें से 12.41 करोड़ यानी कि 90% एनपीआई यानी कि नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन के जरिए गैदर हुए हैं। अगर यहाँ पर डेरिवेटिव सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। अगर यहाँ पर ट्रेड के नंबर की आप बात करो जो इस अकाउंट से किए गए हैं तो सिर्फ 8% यानी कि 2735 में से सिर्फ और सिर्फ 218 ऐसे ट्रेड्स थे जो एनपीआई यानी कि नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन का यूज करके किए गए थे। लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो एनपीआई के जरिए इन्होंने यहाँ पर 1.05 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था और यहाँ पर विदाउट एनपीआई इनको 34 करोड़ का लॉस हुआ था। तो ये सारी चीजें क्लियर करती है कि इनके पास एनपीआई था और इन्होंने इक्विटी हो या फिर डेरिवेटिव हो दोनों सेगमेंट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था। लेकिन जब इनके पास डेरिवेटिव सेगमेंट में एनपीआई नहीं था तो इनको भी काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा था, जैसे कि यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द लोगों को होता है। अब ये तो हुई मात्र एक ट्रेडिंग अकाउंट की बात। इसके अलावा यहाँ पर 5 और
ट्रेडिंग अकाउंट का यूज हुआ था। इसको यहाँ पर सिंपल बनाने के लिए हमने यहाँ पर चैट जीपीटी की मदद से एक टेबल बनाया है, जिससे आप सारी चीजों को बड़ी ही आसानी से समझ लेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये मल्टीपल अकाउंट्स है जिनके जरिए इन्होंने यहाँ पर ट्रेड किए हैं। यहाँ पर JRD सिक्योरिटीज लिमिटेड पर यहाँ पर 14 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। अनिरुद्ध दमानी ने यहाँ पर तकरीबन 5 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। लेकिन जिस अकाउंट से इन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया था उस अकाउंट का नाम था बासुकीनाथ प्रॉपर्टीज, जिसको चलाया करते थे केतन पारिक के पुराने दोस्त अशोक पोदार। तो यहाँ पर कुल मिला के 200 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर इन्होंने NPI के जरिए किया था, जो कि इन्होंने 5 से 6 अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट से बनाए थे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि इन लोगों ने इतनी बड़ी रिस्क लेकर अपने अकाउंट के जरिए ट्रेड किए हैं, तो बदले में इन्हें क्या मिला? इसका जवाब है यहाँ पर हवाला के जरिए बड़े बड़े अमाउंट्स। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर एक आरोपी केतन पारिक से 25 लाख रुपए हवाला के थ्रू मांग रहा था। उसके अलावा बाकी जो आरोपी है उनके मोबाइल से भी आपको हवाला के ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर ट्रांजैक्शन करने के लिए एक कोड का इस्तेमाल किया जाता था, और वो कोड नंबर अक्सर एक नोट का सीरियल नंबर हुआ करता था। जैसा कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो 10 रुपए की नोट का सीरियल नंबर। और इसके पूरे के पूरे प्रॉफिट का जो एक छोटा सा कट होता था वो रोहित सालगांवकर के पास भी पहुंच जाता था। तो यहाँ पर इस तरीके से ये लोग घुमा फिराकर अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे। सारे के सारे लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इंटेलिजेंस की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं थी किसी के भी अंदर, लेकिन इनके अंदर कमी एक चीज की थी, और वो थे गुड इंटेंशंस की। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी केतन पारिक जैसे जो लोग हैं ना, उनको दूसरा रास्ता निकालने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। अब अपना खुद का अकाउंट बैन होने के बाद अपने खुद के बेटे के अकाउंट से ट्रेड किया जा रहा था, देख रहे हो। तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ करने के बावजूद सेबी ने इनको जेल में क्यों नहीं डाला आखिर? तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर यह है कि सेबी के पास इतना पावर नहीं है। तो यहाँ पर पावर होती किसके पास है? पावर होती है कोर्ट के पास। अगर यहाँ पर बात करें कोर्ट की, तो सभी को कोर्ट का कारनामा पता है, तो उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सारी चीजें अगर आमतौर पर अगर रोजाना होने लगी तो लोगों का यहाँ पर से मार्केट से पूरा का पूरा विश्वास उठ जाएगा। अब यहाँ पर रिसेंटली कुछ कंज्यूमर कोर्ट काफी जल्दी अपने डिसीजंस को ले रहे हैं। वैसा ही सेम टू सेम अगर क्रिमिनल कोर्ट के साथ हो, केतन पारिक जैसे जो लोग हैं जो इस तरीके के कारनामे करते हैं वो बार बार हमें देखने को नहीं मिलेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। फिर मिलते हैं किसी नए स्कैम, नए किसी कारनामे के साथ। सो टिल देन गुड बाय एंड प्लीज लाइक आवर वीडियो।